देखिए, आपका सुरक्षा परिषद बताया जा रहा था यूएनओ में। भाई जो लोग नए हैं बता दिया जाए, आपका जब एडमिशन लेंगे तो आपको ऑनलाइन में माने जोड़ा जाएगा ऑनलाइन क्लास में। जो क्लास चल चुकी है वो वीडियो से आपको पढ़ना होगा। माने जो क्लास आपका चली है, आपका वीडियो मिलेगा और वीडियो से पढ़ना होगा। आइए, आपका सुरक्षा परिषद के बारे में आपका आर्टिकल वाइज अभी हम पढ़ा रहे थे, और इसमें आपका कई चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। फिर एक बार देखिए, आपका अनुच्छेद 24 महत्वपूर्ण था। ये कई बार पूछा गया है, 23 भी पूछा गया है कि 23 सुरक्षा परिषद के गठन की बात करता है। 24, 25 और 26 में सुरक्षा परिषद के कार्य और शक्तियाँ ये पूछ सकता है कहाँ दिया गया है। तो 24 से लेकर 26 तक मैं बताया था। 24 अनुच्छेद महत्वपूर्ण है कि प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और बैठे हो। ये कल मैं बताया था आपका। अनुच्छेद 27 महत्वपूर्ण है, मतदान। तो मतदान की प्रक्रिया कहाँ दी गई है, 27 में। डबल वीटो क्या होता है ये हम बताए थे। तो डबल वीटो में आपका होता क्या है कि एक ही राज्य 2 बार नकारात्मक मत देता है। और मैं बताया था कि पहले आपका, फिर एक बार देखिए इसको। सुरक्षा, अगर कोई प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में आता है तो अध्यक्ष ये डिसाइड करता है कि ये प्रक्रियात्मक मामला है कि गैर प्रक्रियात्मक, यानी कि प्रोसीजरल है कि नॉन प्रोसीजरल। और या क्रियाविधि से प्रोसीजरल को आपका जो बैरेक्ट में लिखा है, क्रियाविधि संबंधी मामले, इसी को प्रक्रियात्मक भी कहते हैं या प्रोसीजरल भी, याद रखिएगा। अब ये अगर अध्यक्ष सुरक्षा परिषद का ये डिसाइड किया कि यह मामला प्रक्रियात्मक है, तो वह जो प्रस्ताव पास होगा, जो 15 सुरक्षा परिषद के मेंबर हैं, किन्हीं 9 मेंबरों के सकारात्मक मत से प्रस्ताव पास हो जाएगा। यानी कि अस्थाई सदस्य अगर भले वोटिंग न करें, जो 9 अस्थाई आपका जो अस्थाई सदस्य हैं, अगर वहीं वोटिंग कर देंगे तो प्रक्रियात्मक मामला क्या हो जाएगा, प्रस्ताव पास। तो आपका जो 5 सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य हैं, ये पहली बार नकारात्मक मत यानी कि वीटो या निषेधाधिकार का प्रयोग करते हैं और अध्यक्ष के फैसले का विरोध करते हैं कि अध्यक्ष ने जो ये माना है कि ये क्रिया विधि या प्रोसीजरल या प्रक्रियात्मक मामला है, इसको मैं प्रक्रियात्मक मानने से क्या करता हूँ, इनकार। ये पहला नकारात्मक मत हुआ। तो पहले नकारात्मक मत द्वारा क्या हुआ कि जो आपका प्रोसीजरल मामला था वह तुरंत अब किस में कन्वर्ट हो गया, गैर प्रक्रियात्मक यानी कि नॉन प्रोसीजरल, गैर क्रिया विधि में। और जैसे ही मामला गैर क्रिया विधि या गैर प्रक्रियात्मक का हो जाता है, तो वहाँ जो प्रस्ताव पास होगा उसकी वोटिंग में अंतर आएगी। 9 सदस्यों का सकारात्मक मत तो होना ही चाहिए, लेकिन उस 9 में जो 5 अस्थाई सदस्य हैं उनका भी पॉजिटिव मत होना चाहिए। अगर एक भी सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य यहाँ नकारात्मक मत दे देता है तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध में भी यही हो रहा है। रूस चूंकि अस्थाई मेंबर हैं, तो सुरक्षा परिषद कोई प्रस्ताव पास करने में क्या हो जा रही है, असफल। क्यों हो जा रही हैं, क्योंकि बार बार रूस और चीन इसका क्या कर दे रहे हैं, विरोध। आपका इसी कारण से सुरक्षा परिषद क्या हो जा रहे, असफल। अब तक सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग आपका रूस ने किया है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन।
इस प्रकार अब क्रिया विधि आ जाइए अनुच्छेद 28। पहले अनुच्छेद वाइज चल लिया जाए तब आपका सुरक्षा परिषद के कार्य बताया जाए। अनुच्छेद 28 से लेकर और अनुच्छेद 32 तक में क्रिया विधियां दी गई है, प्रोसीजर दिया गया है। तो अनुच्छेद 28 कहता है कि सुरक्षा परिषद का गठन इस प्रकार किया जाएगा कि वह 24 घंटा काम करते रहे और सुरक्षा परिषद में जो देश हैं उनके प्रतिनिधि सदैव मुख्यालय पर क्या होंगे, रहेंगे, ताकि आपात बैठक बुलाई जाए तो 10-15 मिनट आधा घंटा में वो क्या करें, आ जाए। और हमेशा काम करेगी कि कभी कभी, हमेशा। इसके बाद अनुच्छेद 29 सुरक्षा परिषद द्वारा सहायक अंगों की स्थापना, इसको कोरिलेट कर लीजिएगा। आपका एक क्वेश्चन इस पर बनता है कि महासभा सहायक अंगों की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत करती है। 22 के तहत। सुरक्षा परिषद सहायक अंगों की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत कर सकती हैं। 29 के तहत। और आर्थिक और सामाजिक परिषद खूब पूछा जाता है कि सहायक अंगों की स्थापना सेकेंडरी पार्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत, तो 68। तो 3 अनुच्छेद इधर एक साथ तैयार रखिएगा। इसमें जो अंदर जाकर पूछेगा लिटिल असेंबली, एक क्वेश्चन आता है महासभा लिटिल असेंबली का गठन किस अनुच्छेद के तहत करती हैं। 22। यही क्वेश्चन सुरक्षा परिषद पर आ जाए तो कौन सा आर्टिकल मारेंगे, 29। और यही क्वेश्चन आर्थिक और सामाजिक परिषद पर आ जाए तब 68। 3 अनुच्छेद एक साथ तैयार होना चाहिए। पिछले टेस्ट में आपका इसी से 2 क्वेश्चन बनाया गया था और निश्चित तौर पे हमें लगता है कि एक क्वेश्चन आना चाहिए तीनों अनुच्छेदों में से। वैसे ज़्यादातर सुरक्षा परिषद कम पूछा गया है, जो पूछा गया है महासभा और आपका आर्थिक सामाजिक परिषद अब तक के इतिहास में। लेकिन अगला अटैक कहाँ कर सकता है सुरक्षा परिषद की, किस अनुच्छेद में, 29। देखिए सुरक्षा परिषद अपनी क्रियाविधि के नियमों और अध्यक्ष का जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया या नियम स्वयं बनाएगी। तो अगला क्वेश्चन आपका कोरिलेट करते रहिए कि महासभा अपनी बैठक और प्रक्रिया के नियम स्वयं बनाती है। अनुच्छेद 21 में सुरक्षा परिषद भी स्वयं बनाती है। तो किस आर्टिकल में पावर है, 30 में। अब सुप्रीम कोर्ट से जोड़ते रहे, 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा यहाँ निकालना है। सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रक्रिया के नियम किस अनुच्छेद के तहत बनाता है, 145, 145। किसकी मंजूरी से बनाता है, राज्यपाल के कि राष्ट्रपति के कि प्रधानमंत्री के। एक बार आईएएस में पूछा है, जीएस में, राष्ट्रपति। इसकी मंजूरी से भारत के प्रेसिडेंट। अभी पास्को एक्ट में भी बताया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 145। कई बातें हैं, फिर हम बता दें थोड़ा। 3-4 बातें आप तैयार रखिए आर्टिकल 145 एक क्रम से, कि उच्चतम न्यायालय रूल बनाता है अपनी प्रक्रिया के लिए, अनुच्छेद 145। दूसरा क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय खुला न्यायालय होगा, अनुच्छेद 145। तीसरा क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में कम से कम 5 जज मिलकर ही 2 मामलों में कार्यवाही करेंगे, सुनवाई करेंगे। 2 मामले याद रखिए आपका पूछा जाता है। पहला, अगर भारत के राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 के तहत क्या मांगी हो, सलाह, ये पिछली बार टेस्ट में भी आया था। और दूसरा, संविधान का क्या करना हो, निर्वचन। इन 2 मामलों में कम से कम कितने जजों की पीठ बनेगी, 5। खूब पूछा जाता है, गलत ना हो। संविधान की व्याख्या के लिए कम से कम कितने जज, और राष्ट्रपति को राय देने के लिए कम से कम 5। ये गलत ना हो किसी भी हाल में। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं अपना फैसला बहुमत में भी दे सकते हैं और अल्पमत में भी दे सकते हैं। अर्थात जैसे कि
आपका लेटेस्ट उदाहरण देखा जाए, EWS का देखा जाए, 3 जजों ने बहुमत में फैसला दिया और 2 जजों ने अल्पमत में दिया, तो क्या अल्पमत में फैसला देने का हक सुप्रीम कोर्ट के जजों को है कि नहीं है? ये कौन सा अनुच्छेद परमिट करता है? 145। लेकिन फिर याद रखिए, एक न्यायालय में बताया था जिसके अल्पमत के निर्णय प्रकाशित नहीं होते थे क्योंकि उसे न्यायालय माना ही नहीं जाता था। वह कौन था? प्रिवी काउंसिल। भाई सतर्क रहिए कई क्वेश्चनों पर। अब आइए अनुच्छेद 31 देखा जाए आपका। आपका अनुच्छेद 31, संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, आपका कह सकते हैं कि अगर उससे संबंधित कोई विवाद है तो सुरक्षा परिषद उसे बैठक में भाग लेने का अनुज्ञा दे सकेगी, बहस भी करेगा, लेकिन मतदान करने का हकदार, यानी कि मान लीजिए भारत पाकिस्तान में विवाद है, भारत या पाकिस्तान या दोनों देश के प्रतिनिधि सुरक्षा परिषद में नहीं है, तो सुरक्षा परिषद भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रतिनिधियों को अनुज्ञा दे सकती है कि आप सुरक्षा परिषद की बैठक में भाग लीजिए, बोलिए, अपना पक्ष रखिए, लेकिन वोटिंग करने का अधिकार आपको होगा कि नहीं, क्योंकि मेंबर ही नहीं है। तो तुरंत संविधान में जोड़िए, तो कौन सा ऐसा पदाधिकारी है संसद में जो लोकसभा राज्यसभा में बैठ सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार, तो कौन सा ऐसा प्राधिकारी है? अनुच्छेद 76 के तहत, अनुच्छेद वाइज पढ़िए अब, अनुच्छेद 76 के तहत भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और राज्य में ये पूछे तो अनुच्छेद 165 के तहत भारत राज्य का महाधिवक्ता। तो आपका एमपी में पिछली बार राज्य के महाधिवक्ता के बारे में प्रावधान किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद पूछा था। तो दो तरीके से याद रखिए, महान्यायवादी पूछे तो कौन सा आर्टिकल, 76, और राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल पूछे तो 165। दोनों को एक साथ पढ़ना है, अलग अलग नहीं। आपका दोनों को क्या पढ़ना है? एक साथ। राज्य का महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल में बैठ सकता है, मंत्री की सीट पर बैठता है, बोल सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन एक ही काम नहीं कर सकता। जब मतदान होगा तो वह मतदान देने का हकदार होगा कि नहीं? तो मतदान देने का हकदार। तो आपका ये कोरिलेशन आ सकता है, भले अनुच्छेद ये ना आए, लेकिन जो कोरिलेट करके हम बता रहे हैं वह आने का आपका पूरा चांस है। अगला देखिए, अनुच्छेद 32 देखिए, जब सुरक्षा परिषद के सामने कोई विवाद विचारणार्थ प्रस्तुत हो तो उस विवाद में यदि एक पक्षकार संयुक्त राष्ट्र का कोई सदस्य हो, दूसरा सदस्य न हो, तो ऐसी दशा में दूसरे को बुलाया जाएगा और उसे भी क्या किया जाएगा, सुना जाएगा, ताकि आडि अल्ट्रम पर्टम का क्या हो, पालन। भाई यूएनओ का मेंबर नहीं है तो उसे बुलाया जाए, उसकी भी बातें, उस देश की बातें भी क्या की जाए, सुनी जाए। इस प्रकार जो सामान्य बातें थी अनुच्छेद वाइज सुरक्षा परिषद की, वह समाप्त हो गई। अब अलग से थोड़ा पढ़ना है सुरक्षा परिषद के बारे में। वह जो हमें पढ़ना है कि सुरक्षा परिषद के कार्य कौन कौन से हैं, यानी कि आपका मने कौन कौन से एक्ट सुरक्षा परिषद करती हैं। वैसे मैं बता दूं जो कार्य दिए गए हैं आपका। अब आइए फिर एक बार देखिए, जब भी सुरक्षा परिषद क्योंकि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों को निर्णयों को लागू भी कराती हैं, ये सब अलग अलग आएगा। सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या करे, मेंटेन। एक बार अध्याय में कल बताया था
किस अध्याय के तहत उसे शक्तियां दी गई हैं, कार्य करेगी सुरक्षा परिषद इसके लिए? 6, 7, 8 और कौन सा? 12। 4 अध्याय पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद, आपका कल ही बताया गया था, एकदम रटे रहिए। कौन कौन से अध्याय? 6, 7, 8 और 12। ये क्यों दिया गया है पावर? ताकि सुरक्षा परिषद अपना कार्य अच्छे ढंग से कर सके। अब इन्हीं अध्यायों पर चलना है। पहला अध्याय आपका देखा जाए, 6 देखा जाए, और अध्याय 6 निकाल लीजिए। पहले तो अध्याय वाइज क्वेश्चन बनता है। देखिए 2 क्वेश्चन अब अध्याय फिर से एक बार शुरुआती दौर से रटिए। एक क्वेश्चन अध्याय वाइज बनना पूरा चांस है, इसीलिए बार बार मैं रटवा रहा हूँ। फिर से एक बार, अब तक 5 अध्याय पढ़ाए जा चुके हैं और आपका 6वां शुरू होने वाला है, सुरक्षा परिषद के कार्य इत्यादि। फिर एक बार देखिए अध्याय 1 में उद्देश्य और सिद्धांत, यानी कि प्रयोजन और सिद्धांत, अनुच्छेद 1 से लेकर 2 तक। अध्याय 2 अनुच्छेद 3 से लेकर 6 तक मेंबरशिप। अध्याय 3 7 से 8 अंग आपका। अध्याय 4 महासभा 9 से लेकर 22। अध्याय 5 सुरक्षा परिषद 23 से लेकर 32। कम से कम इतना तो याद होना चाहिए। अब अध्याय 6 अब आइए। अध्याय जो 6 है वह विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से निपटारे का प्रावधान करता है कि सुरक्षा परिषद विवादों का सबसे पहले कैसा प्रयास करेगी निपटाने का, शांतिपूर्ण ढंग से। अनुच्छेद याद रखिएगा 37 से लेकर 38 तक। फिर एक बार आइए, क्वेश्चन का मॉडल 3-4 देखिए यहाँ जो बना है। विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे का प्रावधान यूएनओ चार्टर के किस चैप्टर में किया गया है? क्वेश्चन आ चुका है 6। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक अब आ सकता है? तो 33 से लेकर 38। अब जहाँ जहाँ अब कोरिलेट करना है आपको, पहला 7-8 क्वेश्चन निकालने हैं केवल अध्याय पर। जहाँ जहाँ आपको लगे कि विवाद को सुलह, समझौते, माध्यस्थम इत्यादि से निपटाया जा सकता है, तो यूएनओ चार्टर का अध्याय 6 पढ़िएगा। और भारत में कहाँ कहाँ है सुलह, समझौता, माध्यस्थम, मध्यस्थ इत्यादि, या न्यायालय के बाहर ही विवाद क्यों न निपटा लिया जाए? तो जहाँ जहाँ भारत में है, जहाँ जहाँ संविधान में है, सबको मैं एक जगह एकत्र करवा रहा हूँ और नोट्स पर लिख लीजिए। सबसे अच्छा तरीका यही है कि नोट्स पर वो लिखा नहीं गया है, एक क्वेश्चन निश्चित यहाँ से बनता है। आइए पहले तो वर्तमान में देखा जाए, जैसे कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। भारत ने कभी भी युद्ध का समर्थन नहीं किया और पीएम हमारे दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से बात करके हमेशा यही प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग मामले को शांति से क्या करिए, निपटाइए। यही प्रयास कर रहे हैं भारत का। और बार बार कहा जा रहा है भारत द्वारा कि भाई युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आप लोग, अब पुतिन जी जो थे वह परमाणु बम गिराने का मन बनाए थे, तो पीएम ने उन्हें रोका हमारे कि परमाणु बम से विनाश होगा, ऐसा कार्य न करिए कि दुनिया थू थू करे आप पर। और जो रिपोर्ट इस समय आ रही है अमेरिका इत्यादि की, यही तो आ रही हैं कि पीएम के कहने से पुतिन मान गए और परमाणु बम अब तक क्या किए, नहीं गिराए। भाई यही तो दुनिया में आपका मैसेज गया कि भारत की बात क्या करता है रूस, मानता है। तो आपका वो कहा भी कही जाती है कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। यानी कि नई नई दोस्ती है तो कब तक चले कोई भरोसा नहीं, पुराने ही काम आता है। तो देखिए रूस ही हमेशा भारत के साथ क्या रहा है, खड़ा रहा है। अमेरिका तो अब दोस्त बना है ना कुछ सालों पहले। तो फिर एक बार आगे बढ़ा जाए आपका।
देखिए अब पहले कोरिलेट करिए, एक क्वेश्चन आपका निश्चित बनेगा। पहला क्वेश्चन आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का यह कर्तव्य है कि वह प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांति से सुलह समझौते और मध्यस्थम द्वारा निपटा लिया जाए। तो अनुच्छेद 51। अनुच्छेद कौन सा है? पहला 51, उसको लिखते रहिए, आर्टिकल कहीं नोट्स पर लिखते रहिए। अनुच्छेद 51, आपका राज्य ये प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा कैसे किया जाए? शांतिपूर्ण ढंग से। अब सिविल मामला आ जाए, अब एक एक करके आपका नई संविधान में एक और अनुच्छेद आपका बचा है 142, वो भी कोरिलेट करा दिया जाए। अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में सुलह समझौते का माने सुलह समझौते को प्रश्रय दे सकता है और ये कह सकता है कि पहले आप लोग आपस में माने सुलह समझौता कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। इसका उत्तम उदाहरण अयोध्या मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय से पहले सुलह समझौते का प्रयास के लिए मध्यस्थम की क्या की आर्बिट्रेशन की नियुक्ति कि आप जाइए पूछिए। सुलह समझौता तैयार भी लगभग कुछ मुद्दों पर राजी भी हो गए थे लोग, लेकिन राजनीतिक दल राजी नहीं होने दिए कोर्ट के चक्कर में। वो अलग बात है, तो अंत में फैसला सुनाया। तो सुप्रीम कोर्ट भी सुलह समझौता के लिए मध्यस्थम सुलह करा सकता है। ये कौन सा आर्टिकल है? 142। न्याय के लिए कुछ भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। जैसे आप लोग पढ़ाई के लिए इतना दूर दूर से घर छोड़कर क्या किए हैं, आए हैं, तो पूछा जाता है न्याय के लिए कुछ भी कर सकता है किस अनुच्छेद में? 142। कुछ सीमाएं हैं, वो अलग बात है। अगला ये अब सीपीसी आ जाए तो संविधान हुआ। सीपीसी में पिछली बार क्वेश्चन बना था कि सीपीसी की किस धारा के तहत आपका न्यायालय से बाहर विवादों के निपटारे का प्रावधान है? सुलह समझौते, लोक अदालत, मध्यस्थम। 89 सीपीसी में लिखिए। सीपीसी की किस धारा में है? 89। पिछली बार जे आदेश पूछ लिया था, आदेश 10 लिखिए, आदेश 10 में है 10A, नहीं 10(1)A। आदेश 10 का नियम 1A पिछली बार यूपीजे में पूछा गया था। विवादों का कहाँ निपटारा, न्यायालय में कि न्यायालय से बाहर? तो दो चीजें याद रखिए, कौन सी धारा सीपीसी की? 89। और दूसरा आर्डर कौन सा पढ़ेंगे? 10। अब आ जाइए सीआरपीसी। सीआरपीसी में भी समझौता या शमन आपका प्रावधान किया गया है 320। सीआरपीसी में लिख लीजिए, सीआरपीसी की कौन सी धारा? सुलह समझौता 320, 320। इसके बाद एविडेंस में पूछा जाता है, एविडेंस की कौन सी धारा सुलह समझौते को प्रश्रय देती है? तो प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना स्वीकृति आपका सेक्शन 23 में है। तो एविडेंस की धारा लिख लेना है, कौन सी धारा? 23। अब आपका थोड़ा 89 बता दिया जाए तब चैप्टर चला जाए, क्योंकि ये चैप्टर आपका अंदर से कम पूछा गया अध्याय 6 से। 99% चांस है कि जितना हमने अब तक बताया अध्याय 6 में आ जाएगा, लेकिन वही दो चार क्वेश्चन के लिए 1% के लिए एक दो अनुच्छेद याद रखिएगा। पहले सीपीसी की धारा 89 बता दिया जाए। चार तरीके हैं, पहला मध्यस्थम हो गया, दूसरा आपका सुलह हो गया काउंसलेशन, तीसरा आपका लोक अदालत हो गया, और चौथा मीडिएटर यानी कि मध्यस्थ। मध्यस्थम मने आर्बिट्रेशन और मध्यस्थ मने मीडिएटर, जो बस दोनों तरफ जा जाके क्या करता है, जैसे पंडित जी हैं, लड़के की ओर भी गए लड़की की ओर भी गए और कहे कि आप लोग शादी के लिए क्या हो जाइए, रजामंद, तो ये आर्बिट्रेशन नहीं, ये मीडिएटर कहलाएगा। मध्यस्थम नहीं, ये मध्यस्थ कहलाएंगे, और मध्यस्थम अलग होता है।
अब यही 4 तरीके आपका कहाँ है सुलह समझौते के लिए सीपीसी की धारा में। तो बताइए सीपीसी की धारा 89 में कितने तरीके दिए गए हैं न्यायालय से बाहर विवादों के निपटारे के लिए? 4। अब आपका आसान रहेगा, आ जाइए। कह सकते हैं कि अब अध्याय 6 अनुच्छेद 33 निकाल लीजिए, सही रहेगा। इसमें जो हम अनुच्छेद बताएंगे भाई पूरा नहीं पढ़ना है, उसको अंडरलाइन करके पढ़ना है। देखिए आपका हम बताएंगे कौन अंडरलाइन करिए। अनुच्छेद 33 देखिए पहले, किसी ऐसे विवाद से जिसके बने रहने से विश्व की शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने की पॉसिबिलिटी हो तो संबंधित सभी पक्ष उस विवाद को सबसे पहले बातचीत से निपटा लें। पूछताछ, मध्यस्थता, समझौता, विवाचन, न्यायिक समझौता, क्षेत्रीय अभिकरणों या व्यवस्थाओं या अपनी पसंद के अन्य शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का क्या करेंगे प्रयास। वही तो हुआ, विवाचन से निपटा लिए, माध्यस्थम से निपटा लिए, सुलह से निपटा लिए। आपका जो क्षेत्रीय एजेंसियां हैं उनसे सहायता लेकर विवाद को क्या करिए, निपटा लीजिए। हाँ, सुरक्षा परिषद जब आवश्यक समझेगी विवाद से संबंधित पक्षों को अपने विवाद ऐसे साधनों से निपटाने के लिए कहेगी तो पहले तो देश स्वयं निपटा लें। स्वयं नहीं निपटा पाते इन सब तरीकों से तो कौन कह सकते हैं कि निपटाइए? आपका सुरक्षा परिषद। भाई भारत पाकिस्तान से भी बार बार यही तो सुरक्षा परिषद कर रही हैं कि आप लोग मिल बैठकर बातचीत करिए और बातचीत करके मामले का क्या निकालिए। हमेशा यही कहें सुरक्षा परिषद। अनुच्छेद 34 आ जाइए। सुरक्षा परिषद किसी ऐसे विवाद या परिस्थिति की जांच पड़ताल कर सकती है जिससे अंतर्राष्ट्रीय वैमनस्य पैदा हो सकता है या विवाद उत्पन्न होने का आपका कह सकते हैं कि संभावना हो तो सुरक्षा परिषद द्वारा जांच पड़ताल किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है कि क्या किसी विवाद से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा खतरे में है। तो ये आपका अंडरलाइन करिए, जांच पड़ताल के अनुच्छेद में 34 में। 35 आ जाइए। अनुच्छेद 34 में जिस प्रकार के विवादों और परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है उस प्रकार के किसी भी विवाद या परिस्थिति की ओर संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य सुरक्षा परिषद का ध्यान आकृष्ट करा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई देश जाकर सुरक्षा परिषद में कह सकता है कि देखिए ये विवाद हैं, इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या है खतरा और आप कार्यवाही क्या करिए प्रारंभ। अनुच्छेद 36 देखिए, जिस प्रकार के विवाद का उल्लेख अनुच्छेद 33 में किया गया है उस प्रकार के विवाद या उसी प्रकार के किसी परिस्थिति के उत्पन्न होने पर विवाद की किसी भी अवस्था में सुरक्षा परिषद उपर्युक्त कार्यवाही या समझौते के उपायों की सिफारिश करेगी कि आप समझौता कर लीजिए और विवाद को क्या करिए, आपका निपटा लीजिए। नहीं निपटता है तो न्यायालय से निपटा लीजिए, क्योंकि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ऐसे विवादों को निपटाने के लिए क्या है, बना है। तो सिफारिश कर सकते हैं सुरक्षा परिषद की आप विवाद को कैसे निपटा लीजिए, सुलह समझौते द्वारा या न्यायिक निपटारा कर लीजिए, लेकिन विश्व शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा न करिए। जैसे उदाहरण के रूप में आपका कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कुलभूषण जाधव का मामला देख लिया जाए, जो जासूसी में पाकिस्तान की जेल में बंद है, मृत्युदंड की सजा सुना दी गई है। ऐसी दशा में भारत ने ये कहा कि अधिवक्ता की सेवाएं ही प्रदान नहीं की गई, पाकिस्तान ने नहीं माना तो भारत चला गया न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में और वहां भारत के फेवर में फैसला आया और न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को आदेशित किया कि आप इन्हें इनके घर वालों से मिलने दीजिए और वकील की सेवाएं क्या कराइए, उपलब्ध, काउंसिल उपलब्ध कराइए ताकि इनका वह बचाव अच्छे ढंग से कर सके। तो मैं बता दूं आपका जो इंग्लैंड से वकालत किया है वह पाकिस्तान में भी जाकर वकीली का काम कर सकता है।
जो बैरिस्टर कहे जाते हैं। तो जो लोग इंग्लैंड से पढ़े हैं, जितने राष्ट्रमंडल के देश हैं, जितने कॉमनवेल्थ के देश हैं, उनमें सब में उन्हें अधिकार हैं आज भी कि वह जाकर अधिवक्ता का कार्य कर सकें। भले हम आप नहीं जा सकते जो बैरिस्टरी किए हैं। बैरिस्टर मतलब जो कहाँ से पढ़कर आते थे, एलएलबी कहाँ से पास होते थे, इंग्लैंड से, जैसे महात्मा गांधी इत्यादि, वो अलग बात है। अगला देखिए अनुच्छेद 37 देखिए। आपका 37 नहीं निपटा पा रहे हैं तो सुरक्षा परिषद को भेज दीजिए। अब सुरक्षा परिषद आपका करेगी काम। तो कुल मिलाकर एक दो अनुच्छेद ही इसमें पढ़ना है। एक तो अनुच्छेद 33 कि विवादों का निपटारा कैसे किया जाए शांति से। इसके बाद आपका जो जांच पड़ताल देख लीजिएगा, वैसे कम चांस रहता है पूछने का। और अनुच्छेद 36 एक हल्का सा देखिए कि सुरक्षा परिषद पक्षकारों से सिफारिश कर सकती है कि आप अपने विवाद शांति से निपटाइए कि अशांति से। शांति से ज़्यादा न पढ़िएगा इधर, ये नहीं कि इधर दिमाग ज़्यादा लगाइए, लेकिन जितना कोरिलेट किया गया है वहाँ से एक क्वेश्चन बनने का क्या रहता है, चांस। अब आइए, आपका कहा जाता है कि शांति से न निपटे तो अब आक्रामक कार्यवाही होगी। तो अध्याय 7 आ जाइए। आपका चैप्टर, जहाँ तक चैप्टर 7 की बात है, चैप्टर 7 में आपका अनुशासनिक कार्यवाहियाँ दी गई हैं, सेंसनल कार्यवाहियाँ, यानी कि अब अनुशासनिक का प्रयोग किया जाएगा, बल का प्रयोग होगा, नाकेबंदी होगी, सब आपके संबंध तोड़ लिए जाएंगे। इधर हवाई जहाज उस देश का कहीं नहीं गुजरेगा, नाकाबंदी होगी, और अंत में बल का प्रयोग होगा, बल का प्रदर्शन होगा। तो अंत में बल का प्रयोग किया जाएगा। तो जो एक क्वेश्चन आपका, दो क्वेश्चन अगर याद रहे तो 90% क्वेश्चन इधर से निकल जाएंगे। पहला क्वेश्चन कि अनुशासनिक कार्यवाहियों के बारे में प्रावधान आपका किस अध्याय में किया गया है, यूएनओ के, गलत न हो, किस अध्याय में, आपका 7 में। सेंसनल कार्यवाहियाँ थोड़ा जॉन ऑस्टिन का भी कोरिलेट करके पढ़िए। विधि संप्रभु का क्या है, समादेश है। समादेश में कर्तव्य रहता है। अगर कोई व्यक्ति समादेश नहीं माना तो ये जो सावरेन है वह क्या करेगा, दंडित करेगा, सेंसन लगाएगा, अनुशास्ति लगाएगा। और अनुशास्ति के लिए न्यायालयों का गठन किया है, और न्यायालय ऐसे उल्लंघन करने वालों को क्या करेंगे, दंड। सेम उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता कोई राज्य, और ये लगता है कि इस राज्य के कार्य से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बिगड़ जाएगी या बिगड़ गई है, तो या आक्रमण कर दिया है राज्य ने किसी दूसरे पर, तो अध्याय 7 सुरक्षा परिषद को ये अधिकार देती है कि सुरक्षा परिषद उस राज्य के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही करें, सेंसनल कार्यवाही करें। तो सब कुछ सही है, लेकिन बल का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, वही क्वेश्चन बनता है कि बल का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत। तो 42 एक अनुच्छेद कम से कम इधर याद रखिए। मैं फिर बता दूं, भले पूरा न याद रहे, पूरा इधर याद भी नहीं करना है, इधर से कुछ बातें छोड़नी है अनुच्छेद, लेकिन एक आर्टिकल जरूर याद रखिए। कौन सा, 42। बल का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत, 42 के तहत। किस अध्याय में अनुशासनिक कार्यवाहियाँ हैं, तो वह अध्याय है 7। अनुच्छेद याद रखिएगा 39 से लेकर 51 तक। अब देखिए, पहले क्वेश्चन निकाल लिया जाए तब मेन मेन अनुच्छेद चला जाए। क्वेश्चन वाइज चलिए। एक तो आपको चैप्टर से रूबरू होना है कि चैप्टर 7 में अब आपका अनुशासनिक कार्यवाही होती है 39 से लेकर 51 तक में। पहला नियम, बल का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, 42।
आत्मरक्षा का अधिकार, सेल्फ डिफेंस का अधिकार, प्रत्येक राज्य को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। ये अनुच्छेद गलत न हो। 51। फिर एक बार देखिए, दो अनुच्छेद कम से कम याद रहे। कौन कौन मैं बता रहा हूँ बार बार, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि अनुशासनिक कार्यवाही 42 में बल का प्रयोग और आत्मरक्षा का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का प्रत्येक व्यक्ति को भी अधिकार है आईपीसी में और यूएनओ में प्रत्येक राज्य को है। तो आत्मरक्षा का अधिकार कहाँ दिया गया है आपका? तो जवाब रहेगा कौन सा आर्टिकल है? 51। थोड़ा इसको जब भी पढ़िएगा, भारत में जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है 96 से लेकर कहाँ तक? 106। और फिर कौन सा कोरिलेट हम करेंगे? 51। और बल का प्रयोग न करना, लेकिन कब बल का प्रयोग कर दिया जाएगा? जब आत्मरक्षा में। तो अब धारा 2 का क्लाज 4 भी कोरिलेट होगा कि यूएनओ का सिद्धांत ये है कि धारा 2 के क्लाज 4 में अनुच्छेद अनुच्छेद 2 के क्लाज 4 में कि आपका यूएनओ का कोई सदस्य देश या किसी दूसरे पर बल का प्रयोग करेगा कि नहीं, लेकिन एक अपवाद है और वह है सेल्फ डिफेंस। तो सेल्फ डिफेंस किस अनुच्छेद में है? 51। देखिए, रूस हमेशा इसी का प्रयोग कर रहा है। आप सुनिए पुतिन का भाषण कि हम अपनी आत्मरक्षा कर रहे हैं, अपनी संप्रभुता की आत्मरक्षा कर रहे हैं। ये जो दुष्ट पड़ोसी है यूक्रेन, इससे हमें क्या है खतरा? जिस प्रकार जर्मनी के नाजियों से विश्व को खतरा था, उसी प्रकार इस यूक्रेन ये नाजी हैं, इनसे खतरा है। खतरा क्या है? यूक्रेन अमेरिका से मिल जाएगा, अमेरिका की सेनाएं और हथियार यूक्रेन में और रूस के पास आ जाएंगी। रूस चाहता है कि ये सब क्या रहे हमारे इलाके से दूर। और कोई नहीं है हित, और कोई बात नहीं है जिससे कि आपका युद्ध हो। बस ये है कि यूक्रेन ये वचन दे दे कि हम अमेरिका से कोई नाता नहीं रखेंगे और नाटो में शामिल नहीं होंगे, तो आज ही युद्ध क्या हो जाएगा? बंद। बस वहीं जिद पर आपका जिद युद्ध करा रही है, तो जिद ही तो युद्ध कराती है और क्या कराता है। यानी कि सनक का शासन जिसे कहा जाता है। तो दो अनुच्छेद। हाँ, तीसरा पॉइंट देखिए आपका क्या बनता है अभी अभी ना अनुच्छेद भाई। जब सुरक्षा परिषद बल का प्रयोग या प्रवर्तन कार्यवाही का प्रस्ताव पास करेगी, तो मैं बता दूं संयुक्त राष्ट्र संघ के पास कोई अलग से सेना नहीं है। तो सेना कौन देता है यूएनओ को? राज्य। तो राज्य क्या, अब यही आपका पूछा जाता है कि क्या भारत सेना देने के लिए बाध्य है कि विवेकाधिकार है? हाँ, याद रखिएगा, विवेक है कि बाध्य है राज्य? विवेका, चाहे दे या न दे, ये जरूर याद रखिए। जो दिया जाता है आपका सेना, वह करार द्वारा दिया जाता है। सेना समितियां होती हैं यूएनओ की, वह देशों से करार करती हैं और करार के अनुसरण में क्या होता है? सैनिक दिए जाते हैं। फिर याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र के पास अपनी कोई सेना नहीं है, अतः संयुक्त राष्ट्र राज्यों के ऊपर निर्भर है। तो भारत ने कभी भी युद्ध के लिए सेना नहीं दी। हाँ, जहाँ शांति रक्षण है वहाँ सेना भेजी, तमाम देशों में भेजी, और भारत के सैनिक काफ़ी अच्छा काम किए शांति स्थापित करने में। इसमें दक्षिण अफ्रीका के कई देशों में गए शांति दूत बनकर कि अशांति न फैले। बहुत पैसा भी मिलता है उसमें, माने कि कई गुना वेतन मिलता है, यूएनओ देगा। आपका जितना दिन कार्य करेंगे, आना जाना इत्यादि आपका बीमा सब कौन कराएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ। तो कोई देश यूएनओ को सेना देने के लिए बाउंड है कि नहीं? तो कैसे सेना लिया जाएगा? एग्रीमेंट द्वारा या समझौता। अब आपका सही रहेगा। अब जो जो पॉइंट बताए गए अब तक के इतिहास में जो क्वेश्चन बने हैं,
वह मैं बता दूं 99% क्वेश्चन इन्हीं अनुच्छेदों और प्रावधानों के इर्द गिर्द ही बने हैं। लेकिन फिर भी दो चार एक्स्ट्रा आपका अनुच्छेद हम बता रहे हैं जो महत्वपूर्ण है और नया क्वेश्चन, लेकिन जो इतिहास गवाह है जाकर देखिए साल पेपरों में, इससे बाहर नहीं गया जितना हमने भूमिका बता दी। एक बार आप, हाँ, एक दो क्वेश्चन के लिए ही पूरा बताना पड़ेगा। तो आइए आपका अनुशासनिक कार्यवाही देखा जाए। पहला अनुच्छेद 39, सुरक्षा परिषद शांति के लिए खतरा, शांति भंग की स्थिति अथवा आक्रामक कार्य के अस्तित्व के संबंध में निर्णय करेगी और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने या पुनः स्थापित करने के लिए सिफारिशें करेंगी या यह निश्चित करेंगी कि अनुच्छेद 41 की कार्यवाही की जाए कि 42 की। तो शांति से निपटाइए 41 में और बल का प्रयोग कर दीजिए। यही तो हुआ भाई, शांति से पहले आपका प्रेशर डाला जाए कि बल का प्रयोग ही कर दिया जाए, ये कौन डिसाइड करेगी? सुरक्षा परिषद किस अनुच्छेद के तहत कार्य करना है, या तो 41 या 42। तो बल का प्रयोग किस में? अब अनुच्छेद 39 तीन शब्द आए हैं, थोड़ा सतर्क रहिए इस पर कि शांति के लिए क्या खतरा उत्पन्न हो गया है कि नहीं, इसका निर्धारण किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, 39। और कौन करती है? सुरक्षा परिषद। आपका क्या शांति भंग हो गई है कि नहीं, विश्व की शांति भंग हो गई है कि नहीं, इसका निर्धारण कौन करती है? सुरक्षा परिषद। किस अनुच्छेद के तहत? 39 के तहत करती है। या क्या आक्रामक कार्य अस्तित्व में है, यानी कि क्या किसी देश ने दूसरे पर अटैक कर दिया है, इसका भी डिसाइड कौन करेगी? सुरक्षा परिषद। तो 39 के तहत किन किन बातों का डिसीजन आपका या निर्णय या किन किन बातों का निर्धारण सुरक्षा परिषद करती है? पूछ सकता है। तीन बातों का, कौन कौन बातें याद रखिए? शांति के लिए खतरा, दूसरा कौन है? शांति भंग, और तीसरा आक्रामक कार्रवाई। फिर एक बार याद रखिए, कितनी बातों का निर्धारण सुरक्षा परिषद 39 के तहत करती है? तीन। फिर एक बार, पहला शांति के लिए, आपका शांति के लिए खतरा, दूसरा शांति भंग, और तीसरा आक्रामक कार्रवाई। अगर सुरक्षा परिषद को लगता है कि ये सब विद्यमान है, तो बताइए सुरक्षा परिषद आपका विकल्प चुनेगी कि अनुच्छेद 41 का सहारा लिया जाए कि 42 का। तो आपका बल का प्रयोग किस में है? 42। चार बार बताया गया, अभी एक बार और बताया जाएगा। तो अनुच्छेद 40 आइए, किसी स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए जो सुरक्षा परिषद है वह अस्थायी कार्यवाही करेगी और आपका पक्षकारों से कहेगी कि आप इन इन नियमों का तब तक पालन करिए। और आप कह सकते हैं, यानी कि स्थिति ज़्यादा बिगड़े न, तो क्या अस्थायी उपाय करने के लिए राज्यों से कह सकती हैं कि नहीं सुरक्षा परिषद? आपका कह सकती हैं पक्षकारों से, जैसे कि भारत पाकिस्तान देख लीजिए, 1947 इत्यादि का जो था युद्ध, आपका भारत ही गलती कर दिया और चला गया सुरक्षा परिषद में। तो सुरक्षा परिषद ने ये कहा कि अस्थायी कार्यवाही की जाए, दोनों पक्षकारों से निवेदन किया जाता है। सुरक्षा परिषद ये कहती है कि जहाँ हो वहीं ठहर जाओ, आगे न बढ़ो। तो जहाँ है आज तक भारत और पाकिस्तान क्या हुए हैं, वहीं ठहरे हुए हैं, यानी कि 50-60 साल से ऊपर, 70 साल से हो गया, और दोनों सेनाएं वहीं क्या हैं। तो अस्थायी उपाय कर सकती हैं कि नहीं, कि स्थिति बिगड़े कि न बिगड़े, न बिगड़े, पक्षकारों से कह सकती हैं। आपका 41, सुरक्षा परिषद अपने निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे उपायों के संबंध में निर्णय कर सकती हैं जिसमें, हाँ, अब आपका यहाँ जो पूछा जाता है कि बल का प्रयोग न करते हुए अनुशासनिक कार्यवाहियाँ किस अनुच्छेद में दी गई हैं,
यानी कि सशस्त्र बल के प्रयोग को न शामिल करने वाले उपाय। थोड़ा हेडिंग डाल लीजिए तो बैरक पर, भाई हेडिंग वाइज पूछा जाता है इधर। सशस्त्र बल का प्रयोग न करने वाले उपाय, यानी कि आक्रमण नहीं किया जाएगा लेकिन सुरक्षा परिषद उपाय करेगी। तो कौन कौन से, हाँ, बल का प्रयोग नहीं 41 में, तो फिर एक बार याद रखिए, बल का आपका सशस्त्र बल के प्रयोग को शामिल न करने वाले उपाय किस अनुच्छेद में है? 41 में। और जैसे ही यहीं दे दे बल का प्रयोग करना, तो तुरंत आप क्या मारेंगे? 42। देखिए, बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो आखिर कौन कौन सी बातें हैं कि बल का प्रयोग न करिए और देश को घेरिए। तो जैसे अमेरिका के रहे यूरोपीय देश रूस को, संबंधों को क्या करिए? तोड़ दीजिए, रेलवे तोड़ दीजिए, समुद्र से व्यापार तोड़ दीजिए। लेकिन भारत ने नहीं तोड़ा, तमाम देश तेल मंगाना रूस से क्या कर दिए? बंद। लेकिन भारत ने संबंधों को तोड़ा नहीं। तो देखिए क्या क्या सुरक्षा परिषद कर सकते हैं भाई, आपका बल का प्रयोग नहीं लेकिन दबाव डालने के लिए। देखिए आपका सशस्त्र, हाँ, आपका कौन कौन सा उपाय कर सकती हैं? तो आपका यूएनओ से अनुरोध कर सकती हैं देशों से कि जो देश ऐसा है जो शांति भंग किया है या आक्रमण किया है, पहले तो आर्थिक संबंध तोड़ लो, यानी कि व्यापार उस देश से किया जाए कि न किया जाए? न किया जाए। दूसरा, रेल संबंध तोड़ लो, रेलवे जा रहे हैं तो रोक दो। समुद्री संबंध तोड़ लो, जहाज जा रहा हो तो हवाई जहाज न भेजो। डाक संबंध तोड़ लो, तार संबंध तोड़ लो, रेडियो तोड़ लो। और आपका अन्य संचार साधनों को पूर्ण या आंशिक रूप से क्या करो? रोक दो। और रोज जो जो राजनयिक संबंध हैं उसको भी क्या करो? विच्छेद करो। अपने राजदूतों को सभी लोग वहां से क्या करिए? बुलाइए। तो ये बल का प्रयोग हो गया कि बल का प्रयोग नहीं हुआ अभी? तो अब बल का प्रयोग नहीं, लेकिन इसके बाद भी स्थिति नहीं संभलती तो आगे अब क्या होगा? बल का प्रयोग। यानी कि आपका शांति से नहीं मानेंगे देश तो सुरक्षा परिषद प्रस्ताव पास करेगी और किसका प्रयोग करेगी? बल का। तो अनुच्छेद देख लीजिए 42, काफी महत्वपूर्ण है, बार बार ये रिपीट किया है कि बल का प्रयोग, अनुशासनिक कार्यवाहियाँ, शासनिक कार्यवाहियाँ, बल का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा परिषद करती है? गलत न हो ये क्वेश्चन। 42। अब देखिए आपका क्या कहा गया है। यदि सुरक्षा परिषद यह विचार करती है कि अनुच्छेद 41 में जिन उपायों की व्यवस्था की गई है, मैंने रेल, समुद्र इत्यादि आर्थिक संबंध क्या कर दिए गए हैं? तोड़ दिए गए, वे अपर्याप्त होंगे या अपर्याप्त प्रमाणित हुए हैं, यानी कि उससे वह देश मान रहा है कि नहीं मान रहा? नहीं मान रहा। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए वायु, समुद्र अथवा थल सेनाओं के माध्यम से वह आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकती हैं। इस कार्यवाही में संयुक्त राष्ट्र सदस्यों द्वारा वायु, समुद्र या थल सेनाओं के माध्यम से प्रदर्शन, नाकेबंदी तथा अन्य कार्यवाहियां भी क्या हैं? शामिल। तो पहले तो प्रदर्शन बल का करवा दीजिए, यानी कि आपका प्रदर्शन का मतलब कि 10 हवाई जहाज उसके आसपास मंडरा कर आ गए। थल सेना आपका बॉर्डर पर एकत्रित करवा दीजिए और जल सेना, ये प्रदर्शन हुआ। नाकेबंदी, यानी कि सेनाओं से चारों तरफ से उस देश को क्या कर लीजिए? घेरवा लीजिए। अन्य कार्यवाहियाँ, यानी कि लास्ट में नहीं कोई विकल्प है तो उस देश पर क्या करेगा? आक्रमण। तो आक्रमण लास्ट विकल्प है किस अनुच्छेद में? 42। तो 42 में कौन कौन कार्यवाही है? प्रदर्शन, नाकेबंदी, आक्रमण, उपर्युक्त सभी।
ये कैसी कार्यवाही मानी जाएगी, शांति वाली कि अशांति? अनुशासनिक बल का प्रयोग। तो याद कर लीजिए अब क्या कौन कौन तीन है, प्रदर्शन बल का, इसके बाद देश की क्या नाकेबंदी, और अंतिम क्या है उस पर क्या किया जाए, अन्य कार्रवाई माने आक्रमण कर दे सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से यूएनओ के सेनाएं। अब ये है कि आपका कह सकते हैं कि सेना यूएनओ की कैसे आप बनेगी ये 43, 44 इत्यादि में आपका दिया गया है। क्योंकि आपका जूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ाना है तो अध्याय 7 और 8 इधर आपका ये कल पढ़ाया जाएगा। कल 2-3 अध्याय समाप्त हो जाएगा। कोई अभी 10 मिनट बाद भाई आपका जूरिस्प्रूडेंस की क्लास चलेगी ताकि जल्दी समाप्त हो ये भी 2-3 दिन में। तो अगला सब्जेक्ट आपका सीपीसी पर अटैक करना है, यानी कि इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय के बाद एक हफ्ता और लगेगा अंतर्राष्ट्रीय में, क्योंकि 2-3 संस्थाएं तो एक ही दिन में निपट जाएगी, एक एक पेज की है। एक हफ्ता में ये भी निपट जाएगा मान के चलिए हर हाल में। भाई माइनर